हेलो दोस्तों। तो मैं क्या आज स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो मैं थोड़ा सा एक दो मिनट मतलब कोशिश तो नहीं करता हूँ बात करने की, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है इतना लेक्चर बना पाऊँ। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं सीखना मुझे भी पढ़ना है और इससे किसी और को हेल्प हो जाए। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी पीसीएस मेंस का, तो मैं एनसीईआरटी खुद ही कर रहा था। तो मैं ये बताना चाह रहा था जस्ट कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, कैसे पढ़ते हैं। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, पर हाँ कट ऑफ के आसपास मार्क्स पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा है कि पढ़ोगे तभी होगा। पर एनसीईआरटी एक बेस बुक है जिसको हम पढ़ते हैं तभी जाके काम होगा, अगर नहीं कुछ किया तो नहीं होगा। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, कैसे ग्रास्प बनाते हैं, और ये एनसीईआरटी बताती क्या है। अभी देखो, इसी चैप्टर में लगभग सोसाइटी, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, इवन इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ों के ये बारे में यहाँ पे लिख दिया है। और हम ऐसे पढ़ लेंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं एक कोशिश किया हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जो एक मुझे आता था जितना मैंने उतना ट्राई किया। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये बेसिक चीज़ें बताता है और बिल्कुल बेसिक है इकोनॉमिक्स का। जिसकी भी इकोनॉमिक्स वीक है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और ये एक स्टोरी है विलेज पालमपुर की। ये हाइपोथेटिकल है, पर ये पालमपुर कहाँ का एग्जाम्पल है? ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, पर्पज क्या है इंट्रोड्यूस करने का स्टोरी का। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन करना किस चीज़ का, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का। किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। और ये बताता है कि वहाँ फार्मिंग जो है मेन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल विलेज। अब यहाँ पे स्टार मार्क किया है, जब नीचे देखोगे आप तो यहाँ नीचे दिखाएगा कि क्या है ये। एक स्टोरी बेस्ड है किस पे? एक किसी फॉरेन ऑथर के उस ऐसे से लिया है, पर ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम आगे देखते हैं और ये देखेंगे कि पालमपुर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज हैं। तो पहली है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है आज भी इंडिया का, और इससे हम सीधा इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। तो इंडिया में क्या होता है? मेन एक्टिविटी फार्मिंग होता है, जिसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, वो तो बाद में देखेंगे। पर अभी क्या है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर, वेयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज small scale manufacturing, dairy transport, etc. carried out on a limited scale. These production activity need various type of resources. अब ये क्या क्या कह रहा है कि फार्मिंग जो है वो बिल्कुल मेन एक्टिविटी है। सब जो जो जिन लोगों की डिपेंडेंसी किस पे है? फार्मिंग पे है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो क्या करते हैं? थोड़े बहुत इधर उधर के काम कर लेते हैं, मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जैसे घर में कुछ चीजें बना लो, उसको मार्केट में बेच दो, तो उसकी बात कर रहा है ये। इसके बाद डेयरी और ट्रांसपोर्ट। डेयरी मतलब कि जैसे एक एग्रीकल्चर में है, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, तो उसने भैंसें पाल रखी हैं, गाय पाल रखा है, उसके गोबर होते हैं, उससे दूध होता है, गोबर के उपले बनते हैं, दूध से फिर दूध डायरेक्ट कंज्यूम होता है, दही बनता है, बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं इनके। तो ये क्या होता है, अब इनको बेचने के लिए एक सड़क की ज़रूरत पड़ेगी जो कनेक्ट हो किससे? बाहर अर्बन टाउन से और टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ से, जिससे उसको एक अच्छा पैसा मिल पाए। अल्टीमेट गोल होता है पैसा कमाना। तो और आगे क्या कह रहा है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मिला के हम क्या करते हैं? गुड और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। और रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? पहला तो ये कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्स एक होता है, दूसरा मैन मेड होता है, फिर मैन मेड के अलावा रिसोर्स है ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट को हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं, कि आदमी ने कितना दिमाग लगाया और उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना इन्हांसमेंट किया, या नया कौन सा तरीका इवॉल्व कर रहा है चीज़ों को। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मनी। मनी, पैसा। तो पैसे को क्या होता है? इसको बोलते हैं कैपिटल। आगे देखेंगे कि ये फिक्स होता है और ये जो है उसमें होता है, इसमें चेंज भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन। अभी देखो पालमपुर क्या है, एक गांव जो है पालमपुर, ये गांव है, ठीक है। ये गांव क्या कह रहा है? वेल कनेक्टेड विद अ नेबर विलेज। जैसे ये इस एक एक विलेज ये है, और कहाँ पे? नेबर विलेज एंड टाउन।
यहाँ पे क्या है, रायगंज इज अ बिग विलेज। ये है रायगंज, ये क्या है रायगंज, और ये क्या है इधर, ये है अपना पालमपुर। इधर ये प्रॉपर एक टाउन है, यहाँ ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो इस गांव को सप्लाई जा रही है और यहाँ पे शहर में आ रही है, और इस शहर का नाम क्या है, शाहपुर। तो शाहपुर क्या है, पास में है और वेल कनेक्टेड है। तो पहला यहाँ पे ये स्टोरी बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी जो है गांव को। वेल देखो, एक तो जरूरी भी होता है, और ये गांव जो है जो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, या हम कोई भी काम करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो उसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम आएगा। मतलब वेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हम क्या करें। और अभी यहाँ पे देखो, कनेक्टिविटी के साथ साथ कि ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगा। यहाँ पे देखो, एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट टू द Raiganj and further on nearest small town of Sahapur. Many kind of transport are visible. Many kind of transport are visible on this road. Many kind of transport are visible on this road, starting from a bullock cart, tongas, wooden cart, may drawn by a buffaloes, loaded with a jaggery. यहाँ पे देखो ये क्या है, ये गुड प्रोड्यूस किया गया किसने, फार्मर के द्वारा। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। अभी क्या कह रहा है देखो, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, और रोड का कंस्ट्रक्शन भी दो टाइप का होता है। एक तो ऑल वेदर का मतलब होता है कि एस्फाल्टेड रोड, जो ये अभी बन रहे हैं, कंक्रीट के रोड, गिट्टी के रोड, ये सारे क्या हैं, ये ऑल वेदर हैं, किसी भी वेदर में ऐसे जल्दी टूटते नहीं है, ये वेरी रग्ड है। और एक तो होता है कच्ची मिट्टी का रोड। तो क्या कह रहा है कि और वैसे ही ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, जो वो दो तरीके के हैं। एक तो है नॉर्मल कि हम कार्ट्स में एनिमल के थ्रू करते हैं माल की ढुलाई, और दूसरा कि हम मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे दो तीन चीज़ें निकल के आई, हम देखते हैं। पहला क्या निकल के आया कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में एक तो होता है क्या कि बेसिक हम अपना बनाते हैं, एक होता है, मतलब ये ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल, सॉरी सॉरी, एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा क्या होता है, दूसरा है मॉडर्न। मॉडर्न को हम और क्या कह सकते हैं, ऑटोमोबाइल। ये दो तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट के। ट्रेडिशनल में हम कार्ट में बुल्स का यूज़ करते हैं, बुफेलोज का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं साइबेरियन कंट्रीज में डॉग्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, 450 परिवार रहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग, जैसा कि इंडिया में सबको पता है क्या है, सेवरल कास्ट है। कास्ट कितनी है, बहुत अलग अलग है। और यहाँ पे कह रहा है कि 80 के आसपास, कितनी, अप्रोक्सीमेट 80, 80 जो है इस गांव में अपर कास्ट फैमिलीज हैं। और इनके 80 परिवारों के पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। कह रहा है, अब ये सिर्फ एक स्टोरी विलेज की नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट ऑल ओवर इंडिया क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटा है, सोसाइटी में कास्ट में डिवाइडेड है। पहला है कि हाँ, कुछ होंगे किससे, जनरल से, कुछ होंगे ओबीसी से, कुछ एससी से होंगे, ठीक है। ये तो अभी मॉडर्न अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है। पहले क्या हुआ करता था, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, ब्राह्मणाज है, वैश्य है, इन सारे में होता था। तो अभी जो अपर कास्ट से बिलोंगिंग है उनमें क्या है, थोड़े लोग हैं और ज़्यादा लैंड को ओन करते हैं। और ये जनरली सारे विलेज में ऐसा होता है। दे आर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। इनमें कुछ क्या है, बहुत बड़े हैं, मतलब घर भी बड़े हैं, ठीक है। ये क्वाइट लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताता है कि घर बनते कैसे हैं और क्या होता है। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक कि घर बनते कैसे हैं, मतलब कि एक तो घर मड का बन जाता है, या रॉ स्ट्रॉ वगैरह से मिला के हमने जो है कच्चा घर बना लिया। दूसरा एक पक्का और बड़ा घर बनाते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टर। तो उसके अलावा अब ये सोसाइटी में स्टेटा भी दिखा रहा है कि जो बड़े लोग हैं या लैंड मेजर ऑन करते हैं, इनके पास क्या है,
इनके पास रिसोर्सेज पे कब्जा तो है ही है, और इनकी जो लाइफस्टाइल है ना वो चेंज है। इनके पास हायर लाइफस्टाइल है देन की लोअर कास्ट। अब आगे कहता है कि क्या यहाँ पे, द एससीज, एससीज मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट, द कास्ट शेड्यूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की सॉरी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्या बना, एक ऐसा सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसी कास्ट जो सप्रेस क्लास हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनको क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं। तो ये हो गई शेड्यूल्ड कास्ट। और ट्राइब, जो ट्राइब रहते थे उनका एक शेड्यूल बना लिया गया, वो हो गए शेड्यूल ट्राइब। अभी क्या कहता है यहाँ पे देखिए कि कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड, अभी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 तो ऐसीज हैं, और कहाँ कहते हैं, एक गांव के कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है ये। एंड मच स्मॉलर हाउसेस इन सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। अभी मैंने बताया था कि दो टाइप के क्या हैं, घर होते हैं, एक मिट्टी से बना हुआ, एक पक्का। अभी ये देखो, ये यहाँ पे एक गांव है, ये है गांव, हम समझेंगे भी एनसीईआरटी को। यहाँ पे एक गांव है, अब इस गांव में पूरे में ये घर बने हुए हैं, क्या है ये घर हैं, लेकिन एक ऐसा प्रॉपर यहाँ पे कॉर्नर पे एक घर है, और ये कैसे हैं, कच्चे हैं। और इसमें कौन रहता है, यहाँ पे रहती है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे सिर्फ 80 लोग रह रहे थे, कितना, 80 लोग। यहाँ पे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन रह रहे हैं, और कहाँ पे, गांव के बिल्कुल कॉर्नर पे। तो इनको क्या ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एससीज हैं। अच्छा, ये कॉर्नर पे रहते क्यों हैं, क्योंकि अभी देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें पता चलेगा लेबर क्लास मिल जाती है हमें, और भी चीज़ें हैं, तो इन सबको पाने के लिए गांव में यहीं से हम लेबर को ले आते हैं। और फिर सरकार इनके वेलफेयर में क्या काम करती है ये भी देखेंगे, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ थोड़ा सा सोशल जो है, हाँ, सोसाइटी का पार्ट भी निकल के आ रहा। अब यहाँ पे देखो, ऊपर जो स्टार मार्क लगा था, इसमें कह रहा है कि द नरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन, क्या कह रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा बेस्ड है किस पे, यहाँ पे देखो, पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च एट गिलबर्ट एंटनी ऑफ विलेज इन बुलंद, सॉरी मैं हापुड़ बोल गया था, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 80% लोगों के पास घर है, उन घरों में क्या है, 80% लोगों में क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड। अभी देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिंक किया है कि जो रिसोर्स है ना, मैन मेड रिसोर्स है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये किस लिए है, ये हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट के लिए है। क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आएगी, क्या आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सिटी, ये क्या करेगा, एक तो इससे हम इरिगेशन कर पाएंगे। अब इरिगेशन के लिए हमने ट्यूबवेल्स डेवलप कर रखे हैं, एक जेट सिस्टम होता है, एक होता है इरिगेशन, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, दूसरा दूसरा हम लाइफस्टाइल को और इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे लाइफस्टाइल से क्या मतलब है, एसी यूज कर पाएंगे, फ्रिज यूज कर पाएंगे, कूलर यूज कर पाएंगे, प्रेस यूज कर पाएंगे, ऑल दी डिवाइसेस रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी वी कैन यूज फॉर आवर लग्जरी, यस लग्जरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अभी देखो क्या है, एक तो प्रोडक्शन में रिलेट करता है एग्रीकल्चर से भी, और ये कहाँ पे, स्मॉल बिजनेस में भी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ पे, इरिगेशन में तो यूज करते हैं, इरिगेशन किसका पार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर। और बेसिकली बोला जाए अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, यूज होगा इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन। अब इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। पहला क्या है, प्रोडक्शन एक तो होता है स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनको कॉटेज इंडस्ट्री भी जाना जाता है। अभी इसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस।
और दूसरा है एग्रीकल्चर में, मतलब 2 जगह का जो प्रोडक्शन है ना, एग्री प्रोडक्शन, तो ये दोनों बढ़ाने में इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा रोल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब सोशल वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी ये गाँव में क्या होता है, गाँव में ये देखो यहाँ पे ये बताता है कि सरकार क्या-क्या स्टेबल कराती है वेलफेयर के लिए। और हमें ज़रूरी भी होता है वो चीज़, जो वो स्टेबल कराती है वो हमें क्या होता है, वो हमें फंडामेंटल राइट से मिलता है, और वो ज़रूरी इसलिए होता है जिससे हम क्या करें, लाइफ को सस्टेन कर पाएँ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए और सर्व शिक्षा अभियान से निकल के आया। यहाँ पे गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है, जिससे बच्चे क्या करें, यहीं पे अपनी बेसिक एजुकेशन ले लें। और फिर हेल्थ के लिए क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और ये किससे चलते हैं, ये रन करते हैं गवर्नमेंट से। यहाँ पे देखो आप है गवर्नमेंट, रन बाय गवर्नमेंट, सॉरी, रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। यहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है गाँव में, जहाँ पे लोग बीमार लोग ट्रीट किए जाते हैं। अभी ये हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम एक तो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो बेसिक हेल्थ केयर सेंटर बना देती है। क्या है, बेसिक हेल्थ केयर सेंटर, सॉरी ये थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है, यूज़ नहीं हो रहा। पहले तो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है, बेसिक, जिसमें एक एएनएम जीएनएम या कोई आशा ऐसी जाके बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद होता है, और ये किसकी देख रेख में चलता है, एक डॉक्टर के, और डॉक्टर कहाँ का होता है, गांव का। ये गांव है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये गांव है, इस गांव में ये हो गया क्या, एक गांव का एक पीएचसी, सॉरी बेसिक हेल्थ सेंटर। फिर उसके बाद अभी मान लो इसी इसमें कई सारे गांव हो गए, ठीक है, एक गांव ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनको मिलाकर एक पीएचसी यहाँ पे होगा जो सारे गांवों को देखेगा, मतलब 10-15 गांव को मिला के बेसिक क्या होगा, पीएचसी। अब कई सारे पीएचसीज को मतलब मिला के, मतलब इन द सेंस कि उन पे कंट्रोल होता है, उनको देखते हैं, उनका एरिया उतना होता है, तो बनता है सीएचसी, सीएचसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बाद एक आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 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 वेरी सॉरी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अभी आप देखो कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, जो हमें डील करना बताएगी कहाँ पे, इकोनॉमिक्स से, लेकिन ये सारी चीज़ें बता रहा है कि एक मतलब गांव में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रोडक्शन के लिए, एक लेवलीहुड के लिए, और सरकार का उसमें रोल क्या होता है। अभी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अब ये बता रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मीन्स, ये बता रहा है कि एलपीजी को, एलपीजी फॉर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी सेम चीज़ को कर सकता है। अब दोनों का मोटिव क्या है, ट्रीटमेंट, यहाँ गवर्नमेंट कर रही है, यहाँ प्राइवेट कर रहा है। अब नीचे देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन above shows that the description above shows that पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड, पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। अभी जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा था क्या, कि पालम किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ नहीं, प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन को सेल करने के लिए हमें किन चीज़ों की, किन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें एक रोड था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट था। तो यहाँ पे देखा भी था कि वेल डेवलप्ड एसफाल्टेड रोड था, और ये रोड किसको, एक टाउन को और एक रायपुर गांव को, शाहपुर टाउन और रायपुर गांव को वेल कनेक्ट करता था। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी थी, जो हेल्प करती थी प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरिगेशन होता था, बेसिक 2 स्कूल थे, और एक हेल्थ केयर सेंटर और एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर था। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी गांव को, मतलब ये चीज़ें क्या है, ये बहुत ही नेसेसरी हैं किसी भी गांव के प्रोडक्शन को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए। क्या चाहिए, इतना बेसिक रिक्वायरमेंट हो कि गांव में जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो के कहाँ जाएगा, वो जाएगा गुड्स के लिए में, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन के लिए कहाँ पे जाए, शहरों में जाए, या दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कहाँ पे जाए, किसी इंडस्ट्री में जाए, और इस इंडस्ट्री से क्या हो, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज में जाए, और इस इंडस्ट्री से क्या है, आगे फर्दर जाइए, फर्दर कहाँ पे जाए, फिर यहाँ पे लोगों के पास जाए,
और यहाँ पे सीधा प्रोड्यूस हुआ जो वो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाए, डायरेक्ट कंज्यूम हो जाए, और इनमें जो फार्मर इन्वॉल्व हैं उनको क्या हो जाए, पैसा मिल जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, इन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी। रोड की मतलब रोड की रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होगा। ये रोड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है। ट्रांसपोर्ट क्या है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, पर ये क्या है, ये थोड़ा सा ह्यूमन वेलफेयर में भी आ जाता है, क्योंकि किसी की तबीयत खराब हुई या कहीं आना जाना है तो ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन को कम कर देता है, मतलब टाइम ऑफ कम्युनिकेशन को। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी अभी अब ऊपर देखे थे हम लोग, तो एक ही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। इरिगेशन, इरिगेशन किस लिए होता है, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्राई वेदर होता है। अब ये जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी विलेज। अभी देखा था गिलबर्ट साहब की, उसमें बुक से लिया गया था। विल टेक थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये बताएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ होती है, मतलब क्या होती है इस गांव में, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। अब ये क्या है, सिर्फ पालमपुर नहीं, ये बताना चाह रहा है कि भारत के गांव में ऐसी कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं और क्या ज़रूरी है कि उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर पाएँ। तो पहला है फार्मिंग। हम फार्मिंग क्या है, इंडिया का जीडीपी में मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है ना, वो है फार्मिंग। ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, पर हाँ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और वो क्या है, एक ही काम को 5 लोग 10 लोग मिलके कर रहे हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या था, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, ये सारी चीज़ें अदर में आती हैं। रेफर्ड एज, और उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटी, जो खेतों के अलावा के काम है। जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ बना रहे हैं घर में। जैसे जैसे हम कॉटन से उसको सूत बना रहे हैं, सूत से फिर थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड कहाँ बेच रहे हैं, तो थ्रेड बनाना कॉटन से वो होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। फिर इस स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में हनी बी भी होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो घर पे 10 लोग, सॉरी 10 लोग नहीं, 4-5 लोग मिलके बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। फिर इस स्मॉल मैन्युफैक्चर, जैसे कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोड्यूस हो गया, और इस प्रोड्यूस को हम बेचेंगे कहाँ, तो यहाँ पे इसको बेचने के लिए हमें चाहिए मार्केट। मार्केट कहाँ, या लोग चाहिए, लोग कहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ दुकान कर लिए, दुकान कर लिए, एंड वी सेल टुक टुक वी सेल टुक सॉरी 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 वी सेल टेक अ लुक, टुक नहीं है, टेक अ लुक है। बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम यहाँ पे दो चीज़ देखें कि इंडिया के गांव में दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक, थोड़ा सा मैं अभी यूज टू नहीं हूँ तो इसलिए सॉरी, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहला क्या है, इंडियन विलेज एक्टिविटी, एक्टिविटीज दो तरीके की है। एक तो एग्रीकल्चर मेन प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन क्या है, एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, नॉन फॉर्म, जो एग्रीकल्चर के अलावा सारी एक्टिविटीज हैं वो है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज। अब इन नॉन फॉर्म एक्टिविटीज में क्या आता है, इसमें आता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा शॉपकीपिंग, दुकान रख लेना। ये क्या है, ये विलेज की एक्टिविटी। एक तो होती है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन फॉर्म एक्टिविटी। इस नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग, और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी क्या है, नॉन फॉर्म एक्टिविटी हैं। इसके लिए हम कहाँ खेतों में काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस,
क्या प्रोडक्शन का एम क्या होता है? प्रोड्यूस करना क्या चीज़? गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी होता है। इसका मतलब क्या है? गुड्स मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो होता है गुड्स, और उनको ले जाने में जो उपयोग करता है, मतलब ह्यूमन एफर्ट जो लगता है ना, वो होता है सर्विसेज। और वी मतलब दे प्रोवाइड फॉर इजीनेस ऑफ आवर लाइफ, मतलब हम अपने जीवन को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, तो उसमें जो उनका एफर्ट होता है ना, वो सर्विसेज में आता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या है ये, हाईली इसका उसमें जीडीपी में रोल है। यहाँ पे क्या है, चार चीज़ें रिक्वायर होती हैं यहाँ पे। फोर फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन है। पहला है लैंड, लेबर, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी ऊपर बात किए थे, उसी की बात यहाँ पे डिटेल में करते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ अ लैंड। पहले तो किसी की प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मतलब एक इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, ज़मीन चाहिए होगा। ये हम लगाते हैं इंडस्ट्री, तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे? हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए। इसमें यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, यहाँ पैकेजिंग होगा, यहाँ पे इनकी मतलब थोड़ा सा इनका एरिया है फ्रंट का। यहाँ प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग के बाद सेल डिपार्टमेंट होगा, फिर यहाँ पे कस्टमर डिपार्टमेंट होगा। तो इसके लिए सारे के लिए क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। और ये लैंड का ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स चाहिए। नेचुरल रिसोर्स क्या चीज़, कि प्रोडक्शन में यूज़ क्या किया जाएगा। जैसे हम बनाते हैं क्या, दही बनाते हैं, दही से नहीं मतलब चीज़ बनाते हैं, एक इंडस्ट्री है चीज़ की। तो चीज़ के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखते हैं चीज़ के लिए चाहिए क्या। चीज़ चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होगा पहले तो मिल्क का। उसके बाद इसको जो है उस चीज़ को राइपन करने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स की बैक्टीरिया चाहिए। और इनको पका, और सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट क्या है, नमक ही मिनरल है। फॉरेस्ट चाहिए। फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब इसको किसी फ्लेवर में देना है, मैंगो फ्लेवर का चीज़ देना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें मैंगो रिक्वायर होगा। तो इस चीज़ को बनाने के लिए, मैंगो फ्लेवर्ड चीज़ को, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फॉरेस्ट मिनरल। फॉरेस्ट मतलब जंगलों का नहीं, जंगल के प्रोडक्ट का। जैसे हम लकड़ी से पेपर बनाते हैं, तो पेपर के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है ना, तो उनके फ्रूट्स की ज़रूरत होती है। तो क्या है, नेचुरल रिसोर्स की भी ज़रूरत होगी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, कि अब उनको बनाएगा कौन, मजदूर। तो उन मजदूरों की भी ज़रूरत होती है। अभी तीसरा क्या है फैक्टर ऑफ, ये क्या है, पीपल हु विल डू वर्क, हु इज़ द लेबर। अब यहाँ पे लेबर भी दो टाइप के होते हैं, एक एक तो जो मजदूरी करते हैं, दूसरा जो दिमाग से मजदूरी करते हैं। कहने का मतलब एक कंपनी का सीईओ है, क्या है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। ही इज ऑल्सो अ लेबर, ही और सी इज ऑल्सो अ लेबर। ये क्या है, लेबर ही है, बस ये दिमाग से काम कर रहा है। तो दो तरीके के होते हैं लेबर, एक तो जो काम को मतलब मैनुअल लेबर वर्क कर रहा है, मेहनत के काम, और दूसरा जो दिमाग से कर रहा है। दोनों लेबर ही हैं। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्किप नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऐसा वन टू वन थोड़ा सही रहेगा। पीपल हु विल डू द वर्क, हु इज द लेबर, द पीपल हु विल डू द वर्क इज अ लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर। अभी मैंने बताया कि हाईली एजुकेटेड वर्कर की भी ज़रूरत होती है, मतलब ज़रूरत क्या, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में होती ही होती है। टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, ज़रूरी काम करने के लिए इसमें ज़रूरत होती है। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर हु कैन डू अ मैनुअल वर्क। यहाँ पे क्या है, एक तो एडुकेटेड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैनुअल काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अभी वहाँ पे क्या है, पूरा जो वर्कर है ना, वो क्या करता है, लेबर, लेबर मतलब मेहनत करता है उतना जितना प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होता है, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या है, कैपिटल जो है दो टाइप का होगा। अभी हम देखेंगे, जो स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है कैपिटल दो टाइप का। एक तो हम मशीन वगैरह के यूज़ करते हैं, दूसरा हमें कुछ पैसे सेव करके रखने होते हैं कि हाँ, आने वाले प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए हमें। तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है अपना, थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल कैपिटल है कि कितना इनपुट रिक्वायर होता है हर स्टेज पे। मतलब द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन।
अभी कहने का मतलब है कि कौन सा, जैसे मैं ये आप लेक्चर ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, तो कैसे कर रहा हूँ। मेरे पास एक स्टाइलस है, एक टैब है, बेसिक सा। तो दो चीज़ें क्या हैं, अब मैं टैब और स्टाइलस क्या हो रही हैं, ये बेसिक नेसेसिटी है। अगर मुझे बनाना है तो ये चाहिए, नहीं नहीं बनाना है, मतलब बनाना है और ये नहीं है तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा उंगलियों से या किसी और चीज़ से। तो ये क्या है, ये बेसिक इनपुट है किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। जैसे हमें बनाना है कॉटन से बेडशीट बनानी है, तो हमें क्या होगा, पहले तो हमें कॉटन से यान बनाने के लिए वो चाहिए, स्पिनिंग मशीन चाहिए। फिर उसके बाद वीविंग मशीन चाहिए। उन वीविंग मशीन के बाद कलर वगैरह चाहिए। तो ये सारे क्या होगा, ये फिजिकल कैपिटल, मतलब इनका बिना पैसे से खरीद भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है, टूल एंड मशीन, सॉरी, टूल्स एंड मशीन बिल्डिंग्स, टूल एंड मशीन बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, टूल मशीन रेंज वेरी फ्रॉम सिंपल टूल सच एज फार्मर प्लाव टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेशन टर्बाइन कंप्यूटर्स। अभी यहाँ पे कह रहा है टूल या तो बहुत सिंपल हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्या है, सोफेस्टिकेटेड, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बड़े बड़े जनरेटर, टारबाइंस, कंप्यूटर, और जैसे क्रेन, जेसीबी, ये क्या कॉम्प्लेक्स ही तो है, इससे भी कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो ये टूल है। और इन टूल्स को क्या करती है कंपनी, यूज़ करती है बहुत लंबे समय तक, और इनसे क्या करती है, प्रोडक्शन कराती है। तो ये बेसिक नेसेसिटी भी है। तो ये फिजिकल कैपिटल जो है, फिजिकल कैपिटल का टाइप है, और इसमें क्या है, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये एक बार खरीद लिया तो ये लंबे समय तक चलना है, ऐसा नहीं है कि ये कल खराब होगा या परसों खराब होगा। इनको फिर रिपेयर वगैरह कराते हैं, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, की कितना लॉस हुआ। अभी यहाँ पे देखते हैं रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब प्रोडक्शन रिक्वायर क्या करता है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी बोला था कि कैपिटल दो टाइप की होती है, एक फिजिकल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिक टूल खरीद के लाते हैं और इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। और दूसरा, और उन फिजिकल कैपिटल को फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। अभी क्या है, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हमें कॉटन बेडशीट बनानी थी, तो कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो क्या है, वो एक रॉ मटेरियल है। वो क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, यहाँ पे एग्जांपल, अच्छा वो इन्होंने भी वही दिया है, देखते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न। यार्न यूज किया जाता है बाय द वेवर, एंड क्ले यूज बाय द पॉटर। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये कॉटन है, ये ऐसे कॉटन बॉल है। ये कॉटन बॉल से ऐसे यार्न बनाए गए, और इन यार्न को मिला के क्या बनाया गया, ऐसा एक क्लॉथ बनाया गया। इन क्लॉथ से फिर सॉरी, एक, हाँ, एक लंबा क्लॉथ बनाया, नॉन स्टिच क्लॉथ बनाया गया, फिर स्टिच करके इनको प्रॉपर क्लॉथ का शेप दे दिया गया। तो ये क्या है, इसके लिए हमें कॉटन की ज़रूरत पड़ी। और जैसे कोई बर्तन बनाने वाला पॉटर है, तो पॉटर्स क्या करते हैं, उनके लिए मिट्टी ज़रूरी होती है। ऑल्सो सम मनी ऑल्सो सम मनी रिक्वायर फॉर द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। अभी ये ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, उसमें भी हमारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे देखा कि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और कैपिटल, कैपिटल फिजिकल कैपिटल है, और कौन सा है, एक तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, तो वो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब कि उससे काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिजिकल कैपिटल फिक्स होती है। और अगला इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कि आपका दिमाग कितना लग रहा है। मतलब जो रिस्क लेगा ना, वो भी तो रिस्क लेगा कुछ तो। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू नीड टू यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिस्क एबिलिटी तो आपके पास ही होगी। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लैंड लेबर एंड अ फिजिकल कैपिटल, प्रोड्यूस एन आउटपुट। इस इन सारी चीज़ों को एक साथ लाकर एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो दिमाग चाहिए होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ईदर टू बी योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट। these days these days is called capital human capital. In next chapter, in this picture, identify the land, labor and fixed capital used in a production.
यहाँ पे देखो कि क्या क्या यूज हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। पहला तो है एक फैक्ट्री का सीन है, ये देखो यहाँ ये बड़े बड़े कपड़ों को काट रहे हैं मजदूर, और इसमें मशीनें दिख रही हैं, मशीनें फिक्स कैपिटल का पार्ट है, इसमें वर्किंग कैपिटल भी दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल और इनको पेमेंट जाता है, ये सारी चीज़ें। और एक लैंड है यहाँ पे जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बता रही हैं हमें। और कैपिटल यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं व्हाट इज कैपिटल। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल में एक होता है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल। दूसरा क्या होता है वर्किंग कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसको अलग से फोर्थ प्रोडक्शन फैक्टर बोल देते हैं, क्या है ये है अपना एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप। एक तो मैं पूरी जेन्युइन कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मेलिटी करूँ मैं, ये है कि पूरा एनसीईआरटी आपको ढंग से समझ आ जाए इसके लिए। और ये समझ मतलब बच्चों, सर बच्चे 9th क्लास के बच्चे के लिए नहीं, ओवरऑल ये कम्पिटिटिव एग्जाम से लेके कि जितना यूज़ है इस इकोनॉमिक्स का, उतना मेरी कोशिश है कि मैं जितना जानता हूँ उतना आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय अ कंबाइनिंग। अब इनको जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक साथ ला देते हैं, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सारे को मिला के बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मींस दीज फैक्टर आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन। इफ देयर इज अ चेंज इट इन्फ्लुएंस इन द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं क्या बोला, मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बदलाव हो जाता है तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये जो उत्पाद बनेगा ना, जो वो प्रोडक्ट बनेगा उस पे दिखेगा। As we read through a story of Palampur, we will learn more about the first three factors. हम इन पहले तीन फैक्टर्स को समझ चुके हैं स्टोरी ऑफ पालमपुर के हिसाब से। अभी क्या है, फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर अ फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। वी रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल। अब ये कह रहा है कि आगे जो भी पढ़ेंगे हम क्या होगा, फिजिकल कैपिटल के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे है लैंड इज फिक्स्ड। पहली बात तो अभी स्टार्टिंग में देखा था 80 परिवार हैं आउट ऑफ 450। ठीक है, 450 के 80, इनके पास कितना है, मेजर चंक ऑफ लैंड है। तो ये कह रहा है कि लैंड फिक्स है। क्या है, लैंड फिक्स है। यहाँ पे फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर। मतलब पालमपुर ही नहीं, इंडिया के किसी भी गांव में प्रोडक्शन के लिए मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। 75% इंडियंस आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर राइट नाउ। Right now a little bit decrease in the product percentage, but a mass chunk involved in the farming activities, and they working the very small work, or one type of work is done by the group of family, and this is a type of disguised unemployment। मतलब कि एक ही काम को 10-5 लोग, परिवार के 4 लोग मिलके कर रहे हैं, जो कि वो एक ही लोग कर सकते थे। अब उनके पास काम नहीं है तो वो बैठे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसने बता दिया कि 75% लोग क्या है लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं भारत के पूरे गांव में। दे कुड बी अ फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। ये क्या है, 75% में से एक तो खुद का काम करने वाले हो सकते हैं, या तो वो मजदूर हो सकते हैं। अब किसान में भी किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए भी मजदूरी की बात आती है। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्म। अब कहने का मतलब है, अगर वो लैंड ओनर किस टाइप के हैं, लैंड ओनर लार्ज हैं
तो वो क्या है, वो फार्मर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो फार्म लेबरर्स को रख लेंगे। वो मीडियम टाइप के हैं तो वो फार्म एक्टिविटी विद देयर फैमिली कर लेंगे। स्मॉल फार्मर हैं तो वो क्या करेंगे, वो किसी और के यहाँ लेबर भी कर लेंगे और अपने खेत में काम भी कर लेंगे। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed since 1916 Palampur. There has been no expansion in the land area. अभी कह रहा है, ये तो सबको पता है कि लैंड जो है ना वो फिक्स है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो इन्होंने भी कल्टीवेटेड लैंड, अब लैंड घट सकता है, बढ़ कैसे सकता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है लैंड, ठीक। अब लैंड में एक पार्ट है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे हाउसिंग है, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग गई। यहाँ पे हम कॉटेज इंडस्ट्री लगाए हैं, यहाँ पे हम डेयरी प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये बचा हुआ यहाँ पे थोड़े से क्या है, फॉरेस्ट हैं, मतलब थोड़े पेड़ वगैरह लगे हैं फ्रूट्स के लिए। और यहाँ पे क्या है, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रोड बना रखा है, ये इतना एरिया रोड कवर कर लिया। तो अभी इतना एरिया तो खत्म हो गया, अब मैं जो भी कुछ काम करूंगा तो इन्हीं फील्ड पे करूंगा ना। तो ये फील्ड खत्म हो सकता है पर बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज कैसे होगा आप बताओ? या तो हम किसी फॉरेस्ट को क्लीन करेंगे तब बढ़ेगा एरिया। पर अल्टीमेटली क्या है, बाई देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, सम सॉरी सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। अब ये बता रहा है कि हम एग्रीकल्चर में लैंड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो बंजर पड़ी ज़मीनें हैं उनमें थोड़ा सा पाइराइट वगैरह डाल के उनको क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये कह रहा है, देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। ये कह रहा है ऐसा कुछ भी यहाँ आगे एग्जिस्ट नहीं करता है जो क्या करे, फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, जो नया लैंड लाके। भी फिक्स है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड इज हेक्टेयर। हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इंडिया में, इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोग यूज करते हैं, वो है हेक्टेयर। दो द विलेजेस यू मे फाइंड लोकल एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन अ लोकल यूनिट सच एज बीघा, गोइठा। मतलब लोकल लोकल इंडिया में कहीं बीघा बोला जाता है, कहीं बिस्वा बोला जाता है, कहीं गोइठा बोला जाता है, कहीं डेसिमल बोला जाता है। तो तमाम ये जो है यूनिट्स यूज की जाती हैं मेजर करने के लिए लैंड को। 1 हेक्टेयर इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। ये ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 100, ये 100, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे 1 हेक्टेयर। दूसरा कह रहा है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सम लैंड। अभी कह रहा है क्या और तरीका है कि सॉरी सम नहीं, सेम लैंड, सॉरी थोड़ा सा क्या है ना, ये अपने आप कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं तो इसमें मैं पढ़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूँ। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। एक तो ये कह रहा है कि क्या उसी सेम लैंड पे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? या बिल्कुल कर सकते हैं। या तो उनमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो धीरे धीरे बैरन लैंड में कन्वर्जन हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। और भी क्या तरीके हैं, बिल्कुल है। या तो हम मिक्स क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। मिक्स क्रॉपिंग मतलब यहाँ पे एक क्रॉप ए है, यहाँ पे मैंने मटर बोया, इसमें मैंने क्या कर दिया, सरसों बो दिया। यहाँ पे फिर मटर बोया, यहाँ पे सरसों बो दिया, यहाँ पे सरसों है। तो ऐसे इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ये पूरे फील्ड में क्या है, और ये प्रोडक्शन इन्हेंसमेंट में भी रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है। In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state उत्तर प्रदेश। पालमपुर बुलंदशहर का डिस्ट्रिक्ट का विलेज था, तो ये कहाँ है, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट
इडल, कोई भी ज़मीन छोड़ी नहीं गई है, सारे पे खेती हो ही रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि क्या-क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किस सीज़न में आते हैं। रेनी सीज़न जिसको हम खरीफ बोलते हैं, खरीफ सीज़न की स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। खरीफ फसल यहाँ पे क्या है, ज्वार है, बाजरा है, और ये प्लांट क्या करते हैं, एज़ अ कैटल फीड यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज़ बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर में जो चीज़ें बोई जाती हैं उनको बोलते हैं क्या, रबी क्रॉप्स। और इस रबी क्रॉप में क्या आता है, पोटैटो, व्हीट, और ये लेग्यूम पी, मतलब और जो है इनकी कटाई होती है अप्रैल के आसपास। ठीक है, इन द विंटर सीजन रबी फील्ड आर सोन विद द व्हीट। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे है। फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शन फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एज वेल सेल द सरप्लस व्हीट इन द मार्केट ऑफ रायगंज। अब ये फिर ये बताता है कि गांव के लोग करते क्या हैं। अभी तक इसने पहले बताया कि रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या प्रोडक्शन में और क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, और एक गांव में किसी प्रोडक्शन को बढ़ा बनाए रखने के लिए क्या बेसिक रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड के लिए क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। फिर इसने बताया कि इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या चीज़ होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब ये बता रहा है कि फिर एक गांव, इंडिया का जो भी एक आम गांव है वो कैसे काम करता है। काम करने का मतलब कि यहाँ के लोग क्या करते हैं। यहाँ पे तीन टाइप की फसल होती है, एक तो होती है रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। रबी कहाँ बोई जाती है, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, अब मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। और इसके बाद फिर जो इनके बीच का पीरियड होता है इसमें बोई जाती है क्या, जायद। जायद में क्या आते हैं, ककड़ी आती है, खीरा आता है, तरबूज आता है, ये सब जायद है। और उसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट होते ही जो फसल बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास सितंबर में काटी जाती है उसको बोलते हैं क्या, खरीफ। इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें, और राइस हो गया, ये क्या है, ये खरीफ का ही पार्ट है। अभी कह रहा है कि एक जो फार्मर है वो प्रोड्यूस बना लेते हैं कैसे, वो प्राइमरी प्रोडक्शन से। इसके बाद अगर ये बेचने जाते हैं तो इनमें क्या होता है, जितना वो जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग एक एक किलो खाते हैं, तो 10 किलो उन्होंने रख लिया, और बाकी क्या है, बाकी 90 किलो वो क्या करेंगे, वो बेच आएंगे मार्केट में। जैसे इन्होंने अगर 100 किलो प्रोड्यूस किया था तो 10 किलो अपने यूज़ के लिए रख लिया और 90 बेच आएंगे। तो उसको बेचने के लिए क्या है, एक मार्केट होना चाहिए। मार्केट यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, एक बड़े विलेज में, रायगंज में। यहाँ पे कह रहा है द अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज डिवोटेड टू अ शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। कह रहा है कि एक पार्ट है लैंड का, वो उसमें सिर्फ गन्ना लगाया गया है और गन्ना साल में एक बार होता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज अ जैगरी सोल्ड टू द ट्रेडर इन शाहपुर। अभी दो चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि लेक्चर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, पर ये है बिल्कुल, इसको देखने के बाद शायद आपको समझ आ जाएगा। तो दो चीज़ें ये निकल के आती हैं कि एक तो जो फसल होती है ना, उसमें हम स्मॉल मार्केट्स में बेच सकते हैं, पर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं वो हम लार्ज मार्केट में, मतलब उनमें इनपुट और प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आती है या मशीन लगती है वो ज़्यादा होगी, तो उसे बड़ी लेवल पे, लार्ज स्केल या बड़ी मार्केट में ही बेचा जाता है। तो उसमें शुगर केन भी है, तो इनको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। एक तो आता है डेली नीड की क्रॉप, एक कैश क्रॉप जिनको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। The main reason why farmers are able to grow three different crop in a year, Palampur, is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to the Palampur, and major impact was the transform of the system of irrigation. यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सियन व्हील, यहाँ पे पर्सियन व्हील का जिक्र करना, वर टिल देन यूज बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट सेम फील्ड। पीपल saw that the इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच। अभी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो मेन रीज़न है फार्मर्स का, अभी वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि इन्होंने बताया कि पालमपुर एक ऐसा विलेज है, एक मॉडर्न विलेज है, एक आइडियल विलेज है जिनके जिसके पास क्या है, सारे जो बेसिक रिसोर्सेज है ना वो अवेलेबल हैं। और बाकी गांव में क्या होता है, अभी भी एक ऐसी चक्की सॉरी, एक ऐसा व्हील लगा हुआ है, वेल से हम पानी मैनुअली अपने हाथों से खींच खींच के खेतों को भरते हैं या बैलों से।
तो मोट रहट ये सारे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, पर यहाँ पालमपुर में एडवांस मेथड यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजली है, बिजली सिंचाई के लिए आती है, और इंडस्ट्रीज़ के मशीनों को रन करने के लिए। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में और दूसरे गांव में अभी भी पर्सियन व्हील का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन बताया है कि जो भारत के गांव है ना, उनमें बेसिक रिसोर्सेज अगर हम डाल दें तो हमारा गांव क्या हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उनको डेवलप बनाने के लिए या सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, लार्जर एरिया ऑफ द लैंड आर मोर इफेक्टिवली द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगाए। क्यों लगाए भैया, ये वेलफेयर का काम है। डीपीएसपी में बोला गया है कि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती रहेगी, ठीक है, हालांकि वो नॉन बाइंड्री होता है। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप अ प्राइवेट ट्यूबवेल्स। अभी देखो, प्राइवेट ट्यूबवेल भी पहले तो गवर्नमेंट ने बताया कि देखो आप ये ट्यूबवेल लगा के ऐसा काम कर सकते हो, उन्हें फ़ायदा मिला तो अपना क्या किए, वो प्राइवेट ट्यूबवेल अपने अपने खेतों में लगवाने लगे। बाई मिड ऑफ 1970 मतलब 1965, 1965, द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड। अभी भारत में अभी भी ये सारी प्रॉब्लम बराबर बनी हुई है। इसके लिए हमें ये चैप्टर बताता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं। मतलब आज भी हमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ करना पड़ता है, बुलक कार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है ना कहीं उतना नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। हम ट्रेडिशनल सब्जियां उगाते हैं, अभी हम वो सब्जी उगा पाते हैं जो सीजनल है, उसको हम मार्केट तक बेच नहीं पाते हैं। तो हमें मार्केट नहीं मिल रहा, हमें कैपिटल नहीं मिल रहा, हमें बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। तो हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो ये सारे चैप्टर्स हमें बताते हैं। और इनका मोटिव तो जॉब के लिए नहीं है, ये पहले अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए है। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। ऐसा अभी कह रहा है कि जैसा पालमपुर में है, ऐसा सारे गाँवों में नहीं है। क्या है, ऐसा किसी भी गांव में नहीं है भारत के। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। कह रहा है कि जो नदियों के आसपास का एरिया है प्लेन्स का, और कोस्टल एरिया जो सी के पास में है, वो तो है, सिया लेक्स के पास में है, वो क्या है, वो तो वेल इरिगेटेड है। इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव इरिगेशन लो लेवल ऑफ इरिगेशन of the total cultivated area in the country, as little less than 40% irrigated even today। आज भी 40% एरिया ही इरिगेट किया जाता है आज, मतलब ये बुक लिखने तक। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। अभी भी खेती के लिए हमें बारिश पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो हमारी फसल क्या होती है, खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during a year is known as multiple cropping। अभी देखो, there is a difference between mixed cropping as well as multiple cropping। Mixed cropping means when we are intermixing of two or more than two crops for the same period or same duration, तो वो होता है मिक्स क्रॉपिंग। ये मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब साइकिल, पहले तो हम क्या बोए, मटर बो दिए, यहाँ पे पी, पी जैसे ही मटर को कटा, मतलब मटर को काटा, सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है, ये बार बार अपने आप जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे पी बोया, अब पी के बाद हमने जैसे ही इसको काटा, काटने के बाद यहाँ पे तुरंत ही वीट लगा दिया। और वीट कट करते ही हमने क्या किया, इसमें वाटरमेलन लगा दिया। और वाटरमेलन के बाद वापस से राइस लगाया, और राइस के बाद क्या किया, फिर से पी लगाया। ये क्या है, दिस इज अ टाइप, दिस टाइप सोस मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक साल में हम कितना क्रॉप यहाँ से अलग अलग क्रॉप को पैदा कर रहे हैं, ये है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये क्या कह रहा है
To grow more than one cropland in a piece of land during the year is known as multiple cropping. दिस इज मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा नहीं सबसे कॉमन तरीका है क्या, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। ऑल फार्मर्स इन अ पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप। यहाँ पे भी मल्टीपल क्रॉपिंग होती थी, यहाँ पे दो मेन क्रॉप था। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन अ पास्ट 15 और 20 ईयर्स, मतलब कि पोटैटो तीसरी क्रॉप के रूप में यहाँ पे ग्रो की जाती थी। यहाँ पे वीट है, बाजरा है, शुगर केन है, पोटैटो, मतलब एक ही फील्ड में एक साल में कितनी जो है फसल निकाली जाती है, वो होता है मिक्स क्रॉपिंग। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, हालांकि ये डेटा चेंज हो गया है। कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स, कल्टिवेटेड एरिया 120 मिलियन हेक्टेयर 1950 से 51 तक यूज किया जाता था। अभी देखो यहाँ पे 155 कहाँ पे है, 14-15 तक। ठीक है, ये प्रोविजनल डेटा है, फिक्स नहीं है। और ये कहाँ से लिया गया है, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2017, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ये डेटा ये बता रहा है कि हम देखो यहाँ पे फिक्स था 156 मिलियन हेक्टेयर, अभी यहाँ पे कम भी हो गया। कम होने का मतलब जो लैंड था ना वो कम हो गया। एक तो हम वेस्ट लैंड को इंक्रीज करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अभी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसमें भी तो कुछ लैंड जा रहा होगा, मतलब हाईवेज निकाल रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इवन दो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रीज, ये सारे बन रहे हैं, तो ये लैंड पे ही तो बन रहे हैं, ये लैंड को इंक्रीज नहीं डिक्रीज ही तो करेंगे। You have seen the one way of increasing production for the same land by multiple cropping. The other way is to use modern farming method. अभी कह रहा है आपने बस एक चीज देखा कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, उससे भी होगा, मैंने अभी बताया मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं यील्ड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यील्ड इज अ मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन, एक सीजन में कितना ज्यादा उत्पाद आप निकाल सकते हो। टिल द मिड ऑफ 1960, मतलब मिड ऑफ 1960 मतलब 1955, यहाँ पे 1955 की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, 1955, ये सीड यूज फॉर कल्टीवेशन। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये इन्वॉल्व करना चाहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन को, देखते हैं आगे। द सीड यूज इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस with relatively low yield. Traditional seeds needed less irrigation. यहाँ कह रहा है कि ट्रेडिशनल सीड्स हम बोते हैं और इससे कम यील्ड होता है, इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। फार्मर यूज काउ डंग एंड द अदर नेचुरल manure for the as a fertilizer. All these were readily available with the farmers who did not have buy them। मतलब कि क्या कह रहा है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है इसमें हम या तो गाय के गोबर को, पत्तों को सड़ा के ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करके उसको डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है किसकी, उसे खरीदने की। लेकिन जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग, वर्ल्ड में है, मैक्सिको के थे, और इंडिया में कौन है, एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया, लेट 90s मतलब 1960 के आसपास क्या हुआ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, ग्रीन रिवोल्यूशन। मीन्स यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत उसमें लाया गया, इंटेंस प्रैक्टिस में। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट वीट एंड राइस। और ये पहले स्टार्ट हुआ था वीट और राइस के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज़ करके राइस और व्हीट का कल्टीवेशन सबसे पहले किया गया था, और इनको इंक्रीज किया गया। ठीक है, और इतना इंक्रीज किया गया कि पहले हम भूखे रहते थे और अभी हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो वो नेसेसिटी थी हमारी। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of the food grain as that was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers. Then green revolution required. What is green revolution and why it is necessary? देखो क्या है कि सेम एक प्लांट, एक फील्ड है, इस फील्ड से 10 क्विंटल्स, क्यू फॉर क्विंटल्स यहाँ पे बनता था।
लेकिन हमने हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसी वैरायटीज़ प्रिपेयर की जो जंगलों से क्या करते थे, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट थे और जो उनका प्रोडक्शन अच्छा होता था, उनको आपस में फर्टिलाइज करा के उनका हाइब्रिड तैयार कर लिया, उन हाइब्रिड्स को किसानों ने बोया। अब वो किसान क्या करने लगे, वो जहाँ 10 क्विंटल यूज़ कर रहे थे वो 100 क्विंटल, कितना, 100 क्विंटल यूज़ करने लगे। तो ये क्या किया, देखो ना, अचानक इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। एक तो HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी यहाँ पे रोल आता है मनी का, क्योंकि अब तक तो हम मैन्योर का यूज़ कर रहे थे, अब ये केमिकल जो फर्टिलाइजर है ना, ये ये थोड़ा कॉस्टली आने वाला है, इसको हम देखते हैं। अभी मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें क्या है, HYV सीड्स हैं, दूसरा फर्टिलाइजर आ गया, पेस्टिसाइड आ गया। ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर ही तो हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर ही तो हैं। और यहाँ पे फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर हो गया, टेलर हो गया, ये सारी चीज़ें। अब इरिगेशन के लिए कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट बनाती है, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स। ये क्या है, फैक्टर नहीं, ये रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इंडिया इसीलिए थोड़ा सा पीछे रह गया है अभी भी। Higher yield were possible only from a combination of HYV seed irrigation। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कॉम्बिनेशन हो इनका, किसका, HYV सीड का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कह रहा है कि फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वेर फर्स्ट टू ट्राई आउट अ मॉडर्न farming method in India. Farmers in these regions set up a tubel फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स। इन्होंने क्या किया, HYV सीड का यूज किया। कि इन्होंने ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का हेल्प कहाँ पे हुआ, अब मिला, मतलब कहाँ पे इनका फायदा मिला, ये मिला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में। यहाँ के किसानों ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया, इनमें जो है यूज़ किया, कॉम्बिनेशन करके हाई यील्डिंग वेराइटीज़, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज, ये सारी ये लेकर और अपने अपने फार्म को थोड़ा सा बढ़ाया। मतलब बढ़ाया मीन्स आपस में मिलके कंबाइंड फार्मिंग की एक प्लान लाए, और इससे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, सम ऑफ देम ब्रॉट अ मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, प्लाइंग, ये सारी मशीनरीज लाए, और उससे हार्वेस्टिंग हुआ तेज। जो टाइम हम महीनों काटने में लगाते थे कि बारिश आ गई तो फसल खराब हो गई, वो कुछ मिनटों में होता है, कुछ घंटों में होता है। द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300, जैसे ये कह रहा है कि 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर खेत में 1300 किलोग्राम प्रोड्यूस होता था। अब हाई यील्डिंग वेराइटीज के साथ ये जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मीन्स 13 दूना 26, 2600 किलोग्राम होना चाहिए था, ये लगभग लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, लार्ज इंक्रीज है ये। अभी क्या है, फार्मर नाउ हैड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट। अभी ये जो खुद के यूज के बाद का वीट हो गया, ये अचानक बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटीज तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। विल द लैंड सस्टेन, land being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. Scientific report indicate that the ये यहाँ पे प्रॉब्लम भी बता रहा है, और ओवर यूज natural resource base in many areas. Green revolution is associated with the loss of soil fertility. Not many areas, that is only because South India is still not practicing too much green revolution. Only northern part of India such as Punjab, Uttar Pradesh, Western Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan are practicing. But the scientists and overall thinkers thinking about the Punjab, ठीक है, पंजाब क्या कर रहा है, वो अपनी सॉइल फर्टिलिटी लूज कर रहा है बहुत ही तेजी से। वहां पे क्या है, एक पानी को खेतों में छोड़ दिया जा रहा है, उससे सॉइल परकुलेशन पावर खत्म हो जा रही है,
और वो अल्कलाइन होते जा रहा है, और वो बैरन लैंड में मतलब डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में, वो एक दिन में नहीं होगा, कुछ धीरे धीरे करके वो एक डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, और इससे थोड़ी प्रॉब्लम बायोलॉजी में होती है, मतलब बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन को भी होती है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ अ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल, अभी यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी खत्म हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन या सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो रही है ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस लाइक सॉइल फर्टिलिटी ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर अ ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं वो लाखों सालों में या बनते हैं, जो खत्म हो जाएंगे तो ये बनने में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। Chemical fertilizer provide mineral which dissolve in water and immediately available to the plant, but these may not be retained in the soil for long। कह रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर वो मिनरल होते हैं जो प्लांट की ज़रूरत होती है, और ये क्या करते हैं, इमीडिएट, ये है रूट, ये यहाँ पे घुल जाते हैं और इनसे ये डायरेक्ट प्लांट ले लेता है, पर ये लंबे समय तक उस पानी में टिक नहीं पाते हैं, उस मिट्टी में नहीं टिक पाते हैं। दे में escape फ्रॉम द सॉयल एंड pollute अंडरग्राउंड वाटर। सॉरी। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। अब ये कह रहा है कि जो माइक्रोफ्लोरा होता है सॉइल का, वो भी खराब कर दे रहा है, तो इन सब से बचने के लिए हम अभी फिर से वही ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ब्ला ब्ला यूज करेंगे। This means sometime after their use, soil will less fertile than ever before। ये कौन सा सोर्स है, डाउन टू अर्थ कहता है कि जो भी यहाँ पे फसल है ना, उनमें हम फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये डाउन टू अर्थ कहता है, जैसे ही हम यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, वो सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिड्यूस कर रहा है, उसके साथ ग्राउंड वाटर में मिक्स करके ये पॉल्यूट कर रहा है, बायोमैग्निफिकेशन कर रहा है, माइक्रोफ्लोरा को किल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये डाउन टू अर्थ का सोर्स क्या है, एक मैगजीन आती है उसका है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट, अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल। Continuous use of chemical fertilizer has led the degradation of soil health। Punjab farmers are forced to use more and more chemical fertilizer। कह रहा है कि जो सेम फील्ड पे जितना प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी था, उतना तो वो यूज करके पा रहे थे, पर अभी क्या है, वो और ज्यादा केमिकल का यूज करने लगे, धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी, सेम प्रोडक्टिविटी पाने के लिए मोर नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करना पड़ रहा है, और वो फर्टिलाइजर बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो बेसिकली उनका जो आउटपुट था वो भी डिक्रीज हो रहा है, इनपुट ज्यादा लग रहा है। ट्रिब्यून चंडीगढ़ ये कह रहा है, ये कह रहा है हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर एंड ऑफ पालमपुर। कैसा, अभी वही 450 फैमिलीज हैं, 150 के पास जो है तो बहुत कम काम है, और 80 लोगों के पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर farming। Unfortunately, not all the people engaged in the agriculture have sufficient cultivation। In Palampur, one third of the 450 families are landless. 150 families, 450 out of 150, most of them are Dalits। Dalits एक टर्म है, शेड्यूल्ड दलित, शेड्यूल्ड कास्ट को दलित बोलते हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, स्मॉल फार्मर की बात की। और उसके बाद यहाँ पे जिनके पास खेत नहीं है उसकी बात की। यहाँ पे है लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन अ साइज, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है कल्टीवेशन का। फॉर सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग अडिक्वेट इनकम फॉर द फैमिली। अभी कह रहा है कि 3 तरीके के लोग एक गांव में हैं फार्मर्स में। एक तो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, इनके पास थोड़ा सा लैंड है, और जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है। तो वो जो बिल्कुल लैंड नहीं है वो लेबर क्लास होते हैं, या वो फार्मिंग सिस्टम में इन्वॉल्व तो रहते हैं, पर वो जैसे भट्टे पे ले लिया, अधिया पे ले लिया, ये सारे काम करते हैं। और 240 के पास स्मॉल प्लाट, मतलब मेजर चंक के पास 240 और 150, मतलब 50 40 93 490 के आसपास है। कैसे कर दिया इन्होंने,
390, सॉरी 390 के आसपास के लोगों के पास जो है आउट ऑफ 450 की जमीन 2 हेक्टेयर से कम है या तो जमीन ही नहीं है। 1960 is the most important year because we introduce green revolution। एंड अभी दो बताया कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर। एक केस स्टडी दिया हुआ है कि 1960 में गोविंद फार्मर था विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। उसके जो खेत थे ना वो क्या हो रहे थे, वो अनइरिगेटेड थे। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, वो अपने 3 बच्चों के साथ क्या करता था, उस पर खेती किया करता था। दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, वो मेहनत तो बहुत करते थे पर आराम से नहीं रह सकते थे। फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो। मतलब खेती के अलावा एक भैंस थी उनके पास, और वो क्या करते थे, उससे जिंदा रहते थे, मतलब दूध बेच लिया। आफ्टर सम ईयर्स ऑफ गोविंद डेथ, this land was divided among his 3 sons. Each one has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with the improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have looked for the additional work during, अभी क्या है ये आम गांव की कहानी कि पिताजी की मौत के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं और उनका जो खेत है वो बढ़ जाता है। तो अब खेत है जैसे 3 हेक्टेयर है, 3 बच्चे हैं तो 1-1 हेक्टेयर बचेगा। ऐसे इनके पास 2.25 था तो 0.75 बचा। तो जो खेत बच जाएगा क्या वो सफिशियंट होगा? क्योंकि हमें बेसिक मॉडर्न मेथड तो पहले ही नहीं थे, बेसिक रिसोर्सेज नहीं थे। तो हम जो खेती करते थे, अब इवन दो वो रिसोर्सेज मिल तो रहे हैं पर क्या उतना प्रोडक्शन हम सफिशियंट फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जमीन थी वो तो कम होती जा रही है ना। यहाँ पे देखते हैं, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब ऊपर पिक्चर में देखा तो स्मॉल जो प्लॉट थे ना वो स्कैटर्ड थे, दिख रहे थे। दीज कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द village is covered by the plots are quite large in size. In the Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 हेक्टेयर of land। अभी क्या कह रहा है, 60 ऐसी थी जिनके पास 2 से ज्यादा लैंड था। ऊपर 80 बताया था तो 10 ऐसे होंगे जो मोर देन 2 हेक्टेयर, मतलब उनसे भी ज्यादा होंगे। ऐसा कुछ था कि 10 लोग, 10 लोगों के पास जो है सबसे ज्यादा लैंड, 60 ऐसे जो मीडियम, और 60 के बाद 240 ऐसे जो स्मॉल, और 150 ऐसे जिनके पास है ही नहीं। ये तो फार्मर हैं, ये फार्मर हैं लेकिन इनके पास है ही नहीं। अब इन फोटोज को देखिए आप, इसमें बेसिक चीजें दिखाया हुआ है। जैसे इसमें क्या है, ये केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है, ये बैल का यूज कर रहा है, और यहाँ पे ट्रैक्टर या मशीनरी का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मॉडर्न मेथड्स है ना, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हाई हैं। यहाँ एक सोर्स यूज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया। कितना कल्टीवेशन है, नंबर ऑफ फार्मर 80%, इनके पास जो है 55, ये इन फार्मर्स के पास 44% ऑफ लैंड। 85% ऑफ फार्मर के पास 44.6% ऑफ द लैंड है, और 55% लैंड किनके पास है, 15% के पास है। कितना बढ़िया सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया का। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती हम लोगों को, फिर भी लड़े मरे जाते हैं कि 15% लोग 55% लैंड को ओन कर रहे हैं और 85% लोग 45% लैंड को ओन कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कौन? एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2017, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017। हु विल प्रोवाइड द लेबर? लेबर कौन देगा? लेबर जिनके पास खेत नहीं है, या जिनके पास बहुत थोड़ा खेत है। तो जो कॉर्नर पे, गांव के कॉर्नर पे रहा करते थे ना शेड्यूल्ड कास्ट, वो लेबर बन जाएंगे। अभी देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्किंग स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड।
मतलब कह रहा है कि जिनके पास खेती नहीं है वही तो मजदूरी करेंगे, या जिनके पास थोड़ा सा खेत है वो अपना काम करके दूसरे के काम में बटा के फिर वो पैसा कमाते हैं। फार्म लेबर्स कम फार्म लेबर्स यहाँ पे कह रहा है कि जो फार्म लेबर हैं कम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज or families cultivating on a small plot of land. Unlike farmer, farm laborers do not have right. Do not यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कितना उनके पास राइट है कितना नहीं है। उनके पास कोई राइट नहीं है किसके ऊपर, ओवर दी क्रॉप्स। जो क्रॉप बन रही है ना उसके ऊपर उनका कोई राइट नहीं है। वो सिर्फ मेहनत करके चले जाते हैं। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस, उसके लिए उन्हें जो है मिल जाता है। अब ये वेज क्या होता है, ये ग्रेन के फॉर्म में मिल जाता है या किसी सामान के फॉर्म में, या क्या पैसे के फॉर्म में मिल जाता है। सम टाइम लेबरर्स गेट अ मील, उन्हें कुछ खाने को भी मिल जाता है सुबह दोपहर शाम। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी। अब ये जो वेज है जो फूड है ये क्या होता है, ये एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ये क्रॉप्स के ऊपर भी कि आप काट क्या रहे हो, काम कितना कर रहे हो, मेहनत कितना कर रहे हो, इन सब पे डिपेंडेंट होता है। Labor might be employed on a daily basis or a particular farm activity like harvesting or for the whole year. Dala is the landless farm labor who work daily wages in a Palampur. This means that he must regularly look for the work. Minimum wages for a farm laborer set by the government is, ये इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए खेत में काम कर रहे मजदूरों का। तो मार्च 2017 से, from March 2017 there must be a salary of 300 rupees per day. 3 threes are 9, मतलब 9,000 approximate, but Dala gets 160. There is a heavy competition for the work among the farm laborers in Palampur, so the people agree to work for the low wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer, but Dala and Ramkali are among poorest in the village. कह रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं गांव में उनके पास पहले से ही काम नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, टू मार्च 2017 से 300 रुपीज़, लेकिन अब वो काम ही नहीं है, उनको खाना है, तो वो कह रहे हैं कि चलो 160 दे दो, 150 दे दो, और हम वो काम कर देंगे सेम काम। तो मतलब ये लेबर कंपटीशन है यहाँ पे, बढ़ी हुई आबादी सबसे प्रॉब्लम है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, अभी फार्मिंग में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया है थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कौन से कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा, इनपुट चाहिए होगा, मतलब वही इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइज़र और लैंड और लेबर, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी फार्मिंग में। मशीनरी चाहिए होगी, मशीनरी में ट्रैक्टर चाहिए होगा, प्लाव चाहिए होगा, थ्रेसर चाहिए होगा हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब जिनके पास रहेगा वो क्या करेंगे, वो तो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब जिनके पास है ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो मैनुअल लेबर करेंगे अपने फैमिलीज के साथ में, और क्या करेंगे वो लोन लेंगे उन सब चीज़ों के लिए, और उन लोन से क्या करेंगे फिर उनमें दबे रह जाएंगे क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट लोन रहेगा। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश किया जो एटलीस्ट कम से कम इनको दे पाए, जो क्या करें, इन्वॉल्व हों अपने इन बेसिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, और ये बोरो करते हैं। देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो। यहाँ पे मनी टू अरेंज द कैपिटल, इन सब में जो खर्च होने वाला है उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, किसान से, मतलब बड़े किसानों से, बड़े बिजनेसमैन से इनको लोन लेना पड़ता है। वो हाई मनी लेंडर बोलते हैं इनको, विलेज मनी लेंडर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। दे विल पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और वो लोन दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम इनके पास
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ही कुछ नहीं है, ये खुद मैनुअल लेबर ट्रेडिशनल सीड का यूज कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ ही तो प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो जाएगा ना। ओला पड़ गया, बारिश हो गई, तो इनकी फसल हो जाएगी खराब। और अगर फसल हो भी गई तो लेंडर मनी लेंडर क्या करेगा, उनको मार्केट के हाफ प्राइस पे खरीदेगा, पहले बाइंडिंग कर लेगा। अब जिनके पास जो है मीडियम से ज़्यादा, मतलब मीडियम और लार्ज फार्मर है, उनके पास क्या होगा, उनके पास कैपिटल होगा। वो कैपिटल के अलावा बैंक से लोन ले लेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वो क्या करेगा, वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे क्या है, नॉन फॉर्म एक्टिविटी पालमपुर में कौन सी है, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि क्या है। पहला तो ये डेयरी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, ये डेयरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और उन दूध को कहाँ बेच दे रहे हैं, उन दूध को बेच दे रहे हैं बगल के शाहपुर टाउन में और रायगंज जो है टाउन में। क्या कह रहा है कि पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जॉर बाजरा ग्रो। अब ये क्या कह रहा है कि रेनी सीजन में जॉर बाजरा और ये इस जो है खिला के sorghum, ये सारी चीज़ें घास खिला के ये दूध निकालते हैं और दूध को बेच देते हैं कहाँ पे। और इनमें क्या होता है, इनमें बड़ा ट्रेडर आता है, अब उनको ठंडा करता है सेंटर्स पे, और वो ठंडा करके दूर सिटीज़ में और वहाँ पे बड़े बड़े मतलब मेट्रो सिटीज़ में ले जाता है। यहाँ पे कंजम्पशन, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, सरप्लस क्या होता है, जितना हमने प्रोड्यूस किया उसमें से जितना नीड है उतना माइनस कर लिया। जैसे इन्होंने 100 किलो प्रोड्यूस किया था, 40 किलो खा लिया और 60 जो बच गया वो है हमारा सरप्लस। और वो 60 हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसको बोलते हैं सरप्लस कंजम्पशन, सॉरी सरप्लस और कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और ये क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में क्या हो रहा है कि ये कह रहा है एट प्रेजेंट वर्तमान में less than 50% पीपल आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग। अभी क्या कह रहा है, जितने लोग हैं उनमें से 50% किस में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये क्या करती है, दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन अ टाउन एंड सिटीज। शहरों में और टाउन्स में क्या है, प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनमें एज अ लेबरर वो इन्वॉल्व है। इस जो है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ की ये पार्ट है। और ये किस में है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में है। और ये मोस्टली अभी बताया कि अपने घरों से प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, वो बेच देते हैं उनको। जैसे मिश्री लाल हैज़ परचेज अ मैकेनिकल सुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ सेट अप ऑन ऑफ हिज फील्ड सुगर केन क्रशिंग was earlier done help of bullocks, put people prefer to do it by machine these days. Misri Lal also buy sugar cane from other farmer and process it into jaggery. Jaggery is then sold to the trader at Sahapur. In this process, Misri Lal make a small profit. ये कह रहा है कि मिस्री लाल ने बैलों से करने वाली जो पिराई होती है, उस पिराई को ख़त्म करके उसने क्या कर लिया, मशीन खरीद लिया, और मशीन से पिराई भी करता है, दूसरों के गुड़ को खरीद लेता है, सॉरी शुगर को। और शुगर केन को क्रश करके उससे जूस बना के फिर उससे गुड़ बनाता है, और उस गुड़ को कहाँ बेचता है, मार्केट में। जो है तो उन्हें क्या मिलता है, थोड़ी सी प्रॉफिट मिल जाती है। अब बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो। अब यहाँ पे देखो, आगे देखते हैं कुछ है क्या। अब मैन्युफैक्चरिंग की तरह जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व इन द सिंपल प्रोडक्शन मेथड। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे क्या होता है, उस तरह नहीं है, यहाँ पे घर पे कॉटेज इंडस्ट्री में बना के उसके बाद लोकल ट्रेडर्स को बेच देते हैं। करीम ने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करी है। अब ये क्या कह रहा है, कंप्यूटर क्लास, इसने 2 लोगों को और जो है जॉब दिया हुआ है। देयर वेर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कह रहा है कि अगर एक करीम जैसा कोई आपके गांव में हो जाए, तो अगर आप एक स्कूल खोल दो और वहाँ पे रह रही जितनी भी विमेंस या मेंस हैं जिनके पास डिग्री है, उनको एज अ टीचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया, बेसिकली यू आर इन्वॉल्विंग, और मतलब एक आप योगदान दे रहे हो अपना सोसाइटी को डेवलप करने में, इवन दो आप पैसा भी बनाओगे।
और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा क्या है, दुकानदार, दुकानदार में कुछ भी खरीद के बेच रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी नॉन फॉर्म एक्टिविटी है। और तीसरा, अभी तो ऐसा हो गया है जब से ये अपना शो चलने लगा है, क्या बोलते हैं इसको, शार्क टैंक, तब से कोई कुछ भी बेचे जा रहा है, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट की करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विस सेक्टर का शायद पार्ट है, और ये क्या है, फास्टेस्ट डेवलपिंग पार्ट है। हम क्या ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, ऑटो भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पार्ट है। बसेस चलती हैं, रोडवेज हैं, और इवन दो रेलवेज हैं, ये सारे पार्ट हैं किसके, ट्रांसपोर्ट के। और ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है। कह रहा है केस स्टडी है, ठीक है। Kisora is a farm laborer like other such laborers. Kisora found it difficult to meet his family. अभी ऊपर में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ तक कोई भी लेक्चर देख रहा है, मैं तो मानता नहीं हूँ कोई देखेगा, पर मैं अगर कोई देख रहा है, मानता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इतना धैर्य नहीं होता किसी, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के वीडियोस देखने में चाहते हैं, तो वो ये देखेगा सरप्लस जो यहाँ पे निकल के आया। सरप्लस इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। Kisora is the farm laborer. Like other such laborer, Kisora found it difficult to meet his family needs from the wages that he received a few years back. Kisora took a loan for the bank. This was under a government program which was giving a cheap loan for the poor landless household. Kisora bought a buffalo with his money and sell the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and use it transport. अभी कह रहा है कि सरकार से लोन लेके इन्होंने भैंस खरीद लिया, भैंस का दूध भी निकालते थे, और भैंस को किसमें, भैंस गाड़ी जोत के उसमें सामान भी ढोने का काम करते थे। वंस अ वीक ही गोज टू अ रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले। और पॉटर्स, कुम्हारों के लिए नदी के किनारे से मिट्टी लाने का काम करते थे, शाहपुर में गुड़ लाद के ले जाने का काम करते थे। मतलब अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया, पर ये कुछ चीज़ें बताता है हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है, बेसिक रिसोर्सेज की। वो बेसिक रिसोर्सेज और मेन एक्टिविटी क्या होती है गांव की। और उसके साथ साथ हम नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, और अगर हम बिल्कुल भी ज़ीरो अर्निंग पे हैं तो कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम एटलीस्ट ब्रेड और बटर का यूज़ तो कर सकते हैं अपने लाइफ में। थैंक यू। मैंने पूरी कोशिश करी यहाँ तक कि जो भी पूरा चैप्टर अगर इतना कोई भी कर लेगा तो वो इतने देर में 100% इतना सफिशियंट हो जाएगा कि उसे एटलीस्ट इकोनॉमिक्स समझ में आने लगेगी कि बातें क्या होती हैं।